नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी राजस्थान का रहने वाला अभिषेक की है, जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना अभिषेक जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं धौलपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और कुछ घटनाएं हमारे विश्वास तक हिला देती हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उसी दिन से मैं अनजानों से घुलने मिलने या किसी पर जल्दी भरोसा करने से डरने लगा। यह घटना करीब 5 साल पुरानी है, जब मैं कृतिका नाम की लड़की से प्यार करता था। हम दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे और बाद में हमारी दोनों की सरकारी नौकरी भी लग गई थी। घर वालों को हमारे रिश्ते की जानकारी थी और चूंकि जाति भी समान थी, इसीलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वे तो बस हमारी खुशी चाहते थे। कृतिका के माता पिता गांव के माहौल से जुड़े हुए थे, जहां उनके दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते थे, और वहां हर बड़ा फैसला घर के दादाजी की सहमति से ही लिया जाता था। कृतिका के माता पिता मुझे पसंद करते थे क्योंकि उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन वे चाहते थे कि शादी की बात दादाजी की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़े। इसी वजह से वे सही समय आने पर यह प्रस्ताव दादाजी को रखने की सोच रहे थे। पर कृतिका अक्सर इस डर से घबरा जाती कि अगर दादाजी ने मना कर दिया तो हमारा क्या होगा। तब मैं उसे हमेशा यही कहकर शांत करता कि सब ठीक होगा और हमें बस भरोसा बनाए रखना है। कृतिका को मैं हमेशा दिलासा देता कि उसके पापा दादाजी को जरूर मना लेंगे। तभी एक दिन अचानक उसका फोन आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो उसने एक पहाड़ी का नाम लेते हुए कहा कि वहीं पहुंच जाओ, वो मेरा इंतजार कर रही है। उसकी आवाज सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? लेकिन उसने सिर्फ जल्दी आने को कहा और कॉल कट कर दिया। मेरा मन अशांत हो उठा, इसलिए बिना देरी गाड़ी लेकर उसी तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो कृतिका पहाड़ी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठी मुझे देख रही थी। उस जगह पर अक्सर लोग घूमने, बैठकर बात करने और अकेले समय बिताने आते थे। थोड़ी दूरी पर कई कपल और कुछ परिवार भी मौजूद थे, लेकिन कृतिका सबसे अलग अकेली बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बोला कि क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बुलाया, सब ठीक है ना? तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो वो मेरे बिना जी नहीं पाएगी और चाहे तो इस पहाड़ी से कूदकर जान भी दे सकती है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया और मैं घबरा गया। बोला कि ये कैसी पागलपन वाली बात है, ऐसा कुछ मत सोचो। तभी अचानक वो जोर से हंस पड़ी और बोली कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें डराना चाहती थी। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे डांटते हुए कहा कि मजाक की भी एक सीमा होती है। वह मासूम सी नजर से बोली, सॉरी। तो मैंने उसे सीने से लगा लिया और समझाया कि इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इससे सच में मेरी जान दहल गई थी। उसने धीमे से पूछा कि क्या सच में इतना प्यार करते हो मुझसे? तो मैं उसके चेहरे को हथेलियों में लेकर बोला कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने उसे गले लगाते हुए भी हल्का गुस्सा दिखाकर कहा कि क्या सिर्फ ऐसा घटिया मजाक करने के लिए मुझे यहां बुलाया था? तो वह तुरंत बोली कि ऐसा नहीं है। मैं नाराज होकर कहने लगा कि मुझसे अब कोई बात नहीं करनी, तुमने तो जान ही निकाल दी। इस पर उसने माफी मांगते हुए कहा कि गलती हो गई और जो बात वह अब बताने वाली है उसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने उसकी ओर देखा तो मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसके पापा ने दादाजी से हमारे रिश्ते पर बात कर ली है। शुरुआत में दादाजी को यह जानकर कि हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं और साथ नौकरी करते हैं, गांव की रूढ़िवादी सोच के कारण थोड़ा ठीक नहीं लगा। लेकिन जब पापा ने बताया कि वे मुझसे मिल चुके हैं और मेरे परिवार के बारे में भी जानते हैं और मेरा घर परिवार सब अच्छा है, तो उन्होंने धीरे धीरे बात समझाई और आखिरकार दादाजी भी राजी हो गए। बस शर्त यह है कि दादाजी मुझसे एक बार मिलना चाहते हैं ताकि समझ सकें कि उनकी पोती ने जिस लड़के को चुना है वो कैसा है। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा और मैंने हैरानी से पूछा, सच में? तो कृतिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मैं खुशी में उसे फिर से गले लगा लिया।
हम दोनों वहां बैठकर अपनी शादी को लेकर बातें करने लगे। तभी बड़ी चट्टान पर बैठे बैठे मुझे अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और बातचीत जारी रखी। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। घबराकर तुरंत पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। कृतिका भी सामने बात कर रही थी और उसने मुझे छुआ नहीं था। तो मैंने सोचा शायद वह मेरा वहम होगा और बातचीत में वापस खो गया। कुछ समय बाद शाम ढलने लगी थी, इसलिए हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। पर जैसे ही उस चट्टान से उठकर लौटने लगे तो साफ महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा हो। घबराकर मैंने पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तो कृतिका ने पूछा क्या हुआ, और मैंने बस कहा कुछ नहीं। हम अपने अपने घर पहुंच गए और उस दिन मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर पहुंचकर मैंने मम्मी पापा को सब बताया तो वे भी बहुत खुश हुए और मिलने की इजाजत दे दी। वैसे भी मेरे घर वाले खुले विचारों के थे और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी थी। रात को खाना खाकर मैं कमरे में आ गया। मन में उत्साह भी था और थोड़ी दहशत भी कि पता नहीं कृतिका का पूरा परिवार मुझे पसंद करेगा या नहीं, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। उसी सोच में मैं बिस्तर पर लेट गया, पर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 11 बजे मैं उसकी फोटो देख रहा था। उसे प्यार से देख देख कर बातें कर रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे बहुत तेज हवा कमरे की खिड़की से अंदर आई हो और किसी चीज की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ गई हो। फिर दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। यह देखकर मैं चौंक गया, पर जब देखा तो कोई नहीं था। खिड़की खुली थी तो सोचा शायद हवा से ऐसा हुआ होगा। फिर दरवाजा बंद किया, खिड़की भी अच्छी तरह लगा दी और वापस लेट गया। जब नींद गहरी होने लगी तो लगा जैसे किसी ने मेरे होंठों को हल्के से छुआ हो, पर आलस में मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद किसी की तेज तेज सांसों की आवाज बिल्कुल पास से सुनाई दी, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। नींद टूटते ही मैंने आंखें खोली तो मेरे बिस्तर के एकदम पास कृतिका खड़ी थी और बिना पलक झपकाए घूर रही थी। कृतिका को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखकर मेरी नींद अचानक पूरी तरह खुल गई, लेकिन जैसे ही दोबारा नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। चारों ओर देखा मगर कमरा खाली था। सोचा शायद नींद में कोई भ्रम हुआ होगा, और वैसे भी आधी रात को कृतिका मेरे घर कैसे आ सकती है। यही सोचकर दोबारा लेट गया और जल्द ही फिर नींद आ गई। रात ऐसे ही बीत गई। सुबह उठकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी कृतिका का फोन आया। मैंने कॉल उठाया तो उसने बताया कि आज वह अपने घर वालों के साथ गांव जा रही है, क्योंकि उसके चाचा के बेटे का जन्मदिन है और उसके पापा ने कहा है कि मैं भी शाम तक पहुंच जाऊं। वह आज ऑफिस नहीं आएगी और मुझे भी जल्दी ऑफिस से निकलकर गांव आने को कह रही थी, क्योंकि रात में सफर करना सही नहीं होता। मैंने हाँ कह दिया। नाश्ता करके मैं ऑफिस निकल पड़ा। रास्ते में बस वही सोचता रहा कि आज जल्दी काम निपटाकर कृतिका के गांव जाऊंगा। उसने गांव का पता भी भेज दिया था और दिमाग में उसी की बातें घूम रही थी। ऑफिस पहुंचा तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। मैंने दोपहर में उसे कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया, तो सोचा कि घर वालों के बीच होगी, इसलिए व्यस्त होगी। मैंने आगे कॉल या मैसेज नहीं किया। दिन जैसे तैसे बीता और शाम होते ही मैं घर लौट आया। फिर तैयार होकर उसके गांव के लिए निकल पड़ा। सर्दी का मौसम था, ऐसे में शाम जल्दी ढल रही थी। चारों ओर हल्का अंधेरा छाने लगा था। मैं सोच रहा था कि समय पर पहुंच जाऊं, देर हुई तो गलत लगेगा। वैसे कृतिका का गांव बहुत दूर भी नहीं था। मुझे लगा कि करीब आधे घंटे में मैं कृतिका के घर पहुंच जाऊंगा, और इसी सोच में गाड़ी चलाते आगे बढ़ रहा था कि शहर के चौराहे पर अचानक एक लड़की ने हाथ उठाकर मेरी कार रुकवाने की कोशिश की। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर हेडलाइट की रोशनी में चेहरा साफ दिखा तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि वो कृतिका ही थी। मैं शीशा नीचे करके हैरानी से बोला, कृतिका तुम यहाँ, चलो बैठो। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए मैंने कहा कि सुबह कॉल में तुमने तो कहा था कि अपने माता पिता के साथ गांव जा रही हो, फिर यहाँ कैसे? वो मुस्कुराई और बोली, आपको अकेला कैसे छोड़ देती? माँ पापा चले गए पर मैं यहीं आपका इंतजार कर रही थी। मैं बोला, ठीक है, मगर फोन कर देती, यूं घर से इतनी दूर खड़े होकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि वह मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए कॉल नहीं किया। मैंने हंसकर कहा, कमाल है, ये तुम्हारा सरप्राइज है? तो वह खिलखिलाकर बोली, हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। पहली बार मेरे गांव जा रहे हो, अगर रास्ता भटक जाते तो? मैंने मजाक में कहा, अच्छा तो ये बात है, पर दादा दादी चाचा ताऊ हमें साथ देखते ही क्या सोचेंगे? वह बोली कि उसने घर पर बता दिया था
कि उसकी छुट्टी नहीं मिली और शाम को मेरे साथ जाएगी, इसलिए घर वालों को आपत्ति नहीं होगी और अंधेरे में अकेले आना भी ठीक नहीं माना जाता। वह लगातार बातें करती जा रही थी और मैं जवाब देता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बोलने का तरीका मुझे थोड़ा अलग और अजीब लग रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव भी कुछ अनजान से लग रहे थे। लेकिन उस समय मैं कृतिका को अपने साथ पाकर और उसके गांव जाने की खुशी में इतना मग्न था कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं गया। हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी। मैंने कार में रखी पानी की बोतल उठाई और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, पानी लोगी? तो वह अजीब सी निगाहों से बोली, इतनी सर्दी में कौन पानी पीता है? मैं हंसकर बोला कि मीठी सी प्यास लगी है, शायद सुबह से पानी नहीं पिया। मैंने बोतल से घूंट भरा ही था कि उसका ढक्कन मेरे हाथ से छिटक कर नीचे गिर गया। मैं झुककर ढक्कन उठाने लगा और जैसे ही नीचे नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। कृतिका के पैर उल्टे थे। पल भर में दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन तुरंत ढक्कन उठाकर बोतल बंद की और वहीं रख दी, चेहरा सामान्य रखते हुए, जबकि अंदर से पूरा शरीर कांप गया था। अब डर साफ महसूस हो रहा था कि ये मेरे साथ बैठी लड़की शायद कृतिका नहीं, कुछ और है। सोचते ही रूह सिहर गई। तभी उसने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने बहाना बनाकर कहा, कुछ नहीं, थोड़ा पानी पिया तो सिर भारी लग रहा है। वो बोली, ठंडी रात में ठंडा पानी क्यों पीते हो? वो मुझसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरा मन बेचैन था। डर लगने लगा कि पता नहीं ये चीज कब मुझ पर हमला कर दे। मन में बस यही सोच चल रही थी कि इससे कैसे बचूं। पहले मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन याद आया कि एक बार मैं और मेरा छोटा भाई खेल रहे थे और हमारे पड़ोस में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। उस घटना के बाद मेरे छोटे भाई को अक्सर रातों में डरावने सपने आने लगे। वह चीखते हुए कहता कि वही आदमी उसे दिखाई देता है और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता है। कुछ समय बाद एक दिन उसका शव उसी आदमी के घर की छत पर मिला। पोस्टमार्टम में मौत का कोई स्पष्ट कारण तक नहीं मिला। जब पंडित से पूछा गया तो उसने बताया कि उस मरे हुए आदमी की आत्मा उसे साथ ले गई है। उसी दिन से मुझे ऐसी बातों पर विश्वास होने लगा था। इन्हीं ख्यालों के बीच अचानक रास्ते पर मुझे देवी माँ का मंदिर नजर आया, तो एक पल को मन को हल्की राहत मिली और मैंने कार को मंदिर के सामने रोक दिया। मेरी गाड़ी रुकते ही वह, जो अब मुझे चुड़ैल ही लग रही थी, घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों रुके? मैं शांत स्वर में बोला, माँ का मंदिर है, सोचा दर्शन कर लें। वैसे भी पहली बार तुम्हारे घर वालों से मिलने जा रहा हूँ, शुभ काम में माँ का आशीर्वाद अच्छा होता है। ये सुनते ही वह बेचैनी दिखाते हुए बोली, अंधेरा हो चुका है, फिर भी मंदिर? चलो ना, देर हो रही है। मैंने कहा, यार शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ, मम्मी कहती हैं रास्ते में मंदिर पड़े तो दर्शन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। वह चिड़चिड़े अंदाज में बोली, ये कैसी बातें, सब ठीक रहेगा, चलो ना। पर मैंने साफ कहा कि पहले मंदिर चलूंगा। बहुत दिनों से काम में व्यस्त रहते हुए दर्शन का समय भी नहीं मिला। इतना कहकर मैं गाड़ी से उतर गया और उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम भी चलो, माँ के दर्शन कर लो। तो वह मेरी ओर थोड़ी घबराई सी नजरों से देखती हुई बोली कि वह मंदिर नहीं जा सकती। मैंने पूछा क्यों? तो वह इशारों में बोली, लड़कियों वाली दिक्कत है, समझते हो ना? मैंने बिना शक किए कहा, ठीक है, और खुद मंदिर के अंदर चला गया। वहां पहुंचते ही मन हुआ कि कुछ देर बैठ जाऊं, क्योंकि दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करें और साथ बनाए रखें, पर अंदर से डर लगातार बढ़ रहा था। तभी पंडित जी आए और बोले, अच्छा हुआ बेटा, अभी तो मंदिर बंद करने ही वाला था, ये लो प्रसाद। मैं असमंजस में खड़ा था तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। सुनकर वो भी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, उस प्रेत लगी लड़की से पीछा छुड़ाना आसान नहीं, और आज शायद संयोग खराब रहा कि वो तुम्हें रास्ते में मिल गई। रात 12 बजते ही उसका वश बढ़ जाएगा। वो तुम्हें अपने साथ ले जा सकती है और तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेगी। ये सुनकर मेरी सांसें अटकने लगी। तभी पंडित जी बोले, घबराओ मत, तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो माता खुद रक्षा करेंगी। उन्होंने माँ की चुनरी मेरे हाथ में देते हुए कहा, इसे साथ रखो। मैं चुनरी लेकर बाहर आया तो वह लड़की, जो अब मुझे स्पष्ट रूप से चुड़ैल लग रही थी, अजीब मुस्कान लिए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कार का दरवाजा खोला और उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो माँ का प्रसाद। इसे देखते ही वह अचानक पीछे हट गई, जैसे डर गई हो। मैंने पूछा, क्या हुआ?
तो वह झिझकते हुए बोली कि उसे प्रसाद नहीं चाहिए। मैंने वजह पूछी तो फिर वही बहाना दोहराया कि लड़कियों वाली समस्या है और ऐसी हालत में प्रसाद नहीं खाती। मुझे अजीब लगा। बोला, प्रसाद खाने में क्या दिक्कत? मगर उसने चिढ़कर कहा कि नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है और गाड़ी स्टार्ट की। जाते जाते मैंने माँ की चुनरी निकाली जो पंडित जी ने दी थी। जैसे ही उसे बांधने लगा वह घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि शुभ काम के लिए जा रहा हूं, इसलिए गाड़ी में बांध रहा हूं। चुनरी देखते ही वह अधिक बेचैन होने लगी और जल्दी जल्दी कार से उतरकर पीछे की सीट पर बैठने का बहाना बनाने लगी कि आगे बैठने से उल्टी आती है। जैसे ही वह उतरने लगी मैंने बिना देर किए कार का लॉक अंदर से बंद कर दिया और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पहले तो वह मीठे स्वर में कृतिका की आवाज में पुकारती रही। मैं चुनरी को डैशबोर्ड पर संभाल कर रख चुका था। तभी पीछे से भयानक चीख सुनाई दी जिससे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं मां का स्मरण करते हुए तेज गति से कार भगाने लगा। कुछ देर बाद एकदम सन्नाटा हो गया तो मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक फिर भयावह चीख गूंजी। मैंने दहशत में शीशे से देखा तो वह चुड़ैल मेरी कार के समानांतर बिजली की तरह दौड़ रही थी। सीधे मेरी ओर घूरते हुए गुस्से में बोली, मुझसे छूट नहीं पाओगे, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। वह लगातार चीखती जा रही थी कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता और हमेशा उसका ही रहूंगा। उसकी आवाज सुनकर मैं अंदर तक कांप गया, पर हिम्मत रखना जरूरी था क्योंकि मैं समझ चुका था कि वह जहां चाहे वहां प्रकट हो सकती है, कार के अंदर भी। लेकिन मेरे पास मां की चुनरी थी। शायद इसी कारण वह अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह कभी कार की छत पर चढ़कर डरावनी आवाजें निकालती तो कभी मेरी कार के बराबर तेज रफ्तार में दौड़ती। मैं भी पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता रहा। तभी कृतिका के गांव की तरफ जाने वाला चौराहा आया और मैंने कार अचानक उसी रास्ते में मोड़ दी। अगले ही पल चारों तरफ सन्नाटा हो गया। कोई आवाज नहीं, न वह दिखी। इससे थोड़ी राहत मिली पर दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं मन में देवी माँ का धन्यवाद कर रहा था। आगे बढ़ते हुए रोड किनारे एक मकान दिखाई दिया क्योंकि कृतिका ने बताया था कि गांव में घुसते ही बगल में पीपल का पेड़ है और उसके सामने हरे रंग का घर उनका है। मैंने कार वहीं रोक दी, लेकिन डर के कारण बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फोन लगाया तो इस बार कृतिका ने कॉल उठाया और उल्टा मुझसे नाराज होकर बोली कि कब से फोन कर रही थी, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम आखिर हो कहाँ? मैंने उसे कहा, मैं ठीक हूँ, बस अभी बाहर ही खड़ा हूँ। तुम कहाँ हो? तो कृतिका बोली कि वो घर के अंदर है और पूछा कि क्या मैं पहुँच गया हूँ। मैंने कहा कि हाँ, दरवाजे के सामने ही हूँ। उसने तुरंत कहा कि वो चिंटू को भेज रही है मुझे अंदर लाने के लिए। कुछ देर बाद उसका छोटा भाई आया। मैंने डरते डरते कार का दरवाजा खोला और उसके साथ घर में चला गया। अंदर पहुंचते ही सब घर वाले मुझे देखकर मुस्कुराए, पर पता नहीं क्यों आज इतने लोगों के सामने भी मुझे अजीब सी घबराहट हुई, जबकि आमतौर पर मैं बिल्कुल सहज रहता हूं। मैंने सबके पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिया। कृतिका भी वहीं थी, बार बार मुझे देख रही थी जैसे समझ गई हो कि मैं अंदर से परेशान हूं और कुछ जरूर हुआ है। तभी दादाजी बोले, इतनी देर क्यों हुई बेटा, कब से इंतजार कर रहे थे? वे करीब 80 साल के थे लेकिन अब भी तंदुरुस्त लगे। मैंने घबराहट छुपाते हुए झूठ बोल दिया कि ट्रैफिक में फंस गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और खाने को भी लगवा दिया। सबने साथ में भोजन किया और फिर चिंटू मुझे ऊपर वाले कमरे में लेकर गया जो छत पर था। वहां अकेला बैठा तो डर फिर से उभर आया। दिमाग में वही चुड़ैल और उसकी आवाज घूमने लगी। तभी कृतिका का मैसेज आया, क्या कर रहे हो? मैंने लिखा, कुछ नहीं। उसने पूछा, कोई बात हुई है क्या? मैं टालते हुए बोला, कौन सी बात? तो उसने कहा, चेहरे से ही लग रहा था कि तुम परेशान हो, कुछ है तो बताओ। मैंने पहले मना किया पर फिर सोच कर लिखा, क्या तुम 1 मिनट के लिए ऊपर आ सकती हो? उसने जवाब दिया, नहीं, यहाँ सब लोग हैं, ऐसे आना ठीक नहीं लगेगा। वो बोली कि अगर लोग देख लेंगे तो गांव में बातें बनने में देर नहीं लगेगी, इसलिए अभी ऊपर आना ठीक नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी अब ठीक हूँ। लेकिन वो फिर से बोली कि क्या हुआ है, बताओ ना। तो मैंने कहा कि ये सब मैसेज या कॉल पर नहीं बता सकता, जब मिलोगी तब कहूँगा। फोन एक तरफ रख दिया, लेकिन डर इतना था कि नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाकर रख दी और वॉलपेपर, रिंगटोन, यहाँ तक कि अलार्म भी हनुमान चालीसा पर सेट कर दिया।
ताकि मन को थोड़ा सहारा मिले। सोच भी रहा था कि कृतिका के घर वालों को सच बता दूं, लेकिन डर था कि कहीं वे उल्टा सोचने लगें, इसलिए चुप रह गया। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैं सहम गया। मन में डर बैठा था कि कहीं फिर वही चुड़ैल तो नहीं। बाहर से धीरे से कृतिका की आवाज आई कि दरवाजा खोलो, लेकिन मैं इसलिए और डर गया क्योंकि उसने खुद कहा था कि ऊपर नहीं आ सकती। तो फिर ये कौन? डरते डरते उसने फोन किया। कॉल उठाई तो बोली, कब से दरवाजा बजा रही हूं, खोलो। अब हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा खोला। सामने कृतिका खड़ी थी। उसने मुझे देखा और घबराकर पूछा कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, क्या हुआ? मैं डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह और करीब आई और बोली, सच सच बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? जब से तुम्हारे चेहरे पर डर देखा तभी से बेचैन हूं कि आखिर हुआ क्या है। मैंने कृतिका को गले लगा लिया, जैसे अब उसे अपने से अलग ही ना होने देना चाहता हूं। मेरी आंखें भी भर आईं। वह मुझसे अलग हुई और मेरी हालत देखकर बोली, क्या हुआ? फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास बैठाया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई आ न जाए। पास बैठकर फिर बोली, अब साफ बताओ हुआ क्या? तो डरते हुए मैंने उसे पूरी घटना बता दी। वह हैरानी से मुझे देखने लगी और बोली, क्या सच? मैंने कहा, हाँ, हर बात सच है। कृतिका बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भूत प्रेत जैसी बातें असली नहीं होती। हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मैंने साफ कहा कि भ्रम नहीं था, सब सच है और उसने यकीन करे। तभी कृतिका की चाची की बेटी का फोन आया, वही जो उसे मुझे मिलने भेज रही थी और बाहर ध्यान रख रही थी कि कोई ऊपर ना आ जाए। कृतिका मेरी तरफ देखकर बोली, डर मत, कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ हैं, और बाहर चली गई। मैंने कमरे का दरवाजा फिर से लॉक कर लिया, लेकिन डर इतना था कि नींद आने से रही। मन में बस यही डर कि कहीं वह चुड़ैल फिर अंधेरे में लौट ना आए। थोड़ी देर बाद पेशाब जाने की जरूरत हुई तो छत के कोने में बने टॉयलेट तक गया। वापस लौटा तो देखा कृतिका मेरे बेड पर बैठी थी, बाल आगे की ओर लटकाए। उसे देखकर दिल फिर जोर से धड़कने लगा। मैं बोला, यार मैं सच कह रहा था और तुम्हें लगा मजाक कर रहा हूं। कभी ये मजाक तुम्हें ही भारी पड़ सकता है। यह सुनकर उसने मेरी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ बोली, सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतना डरे हुए हो। इतना कहकर वह मेरे करीब आई और अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे घूरने लगी। मैंने घबरा कर पूछा, तुम तो नीचे गई थीं, फिर वापस कैसे आ गई? तो वह बोली, तुम्हें इस तरह बेचैन छोड़कर कैसे चली जाती? देखा कोई ऊपर नहीं आ रहा तो फिर लौट आई। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया। जैसे ही मैं मोबाइल देखने लगा तो उसने कहा, पहले पीछे देखकर बता कौन है, अभी तो मुझसे बात करो। मैं बोला, ठीक है, लेकिन दूसरे मैसेज की आवाज आई तो अनायास नजर फोन पर चली गई। वह रूठते हुए बोली, लगता है मेरा यहां रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं। तो वह बोली, फिर फोन ही क्यों देख रहे हो? ये कहते हुए और करीब आई और जिस तरह से मुझे घूर रही थी उससे बेचैनी और बढ़ गई। अचानक फोन बजा और रिंगटोन में हनुमान चालीसा गूंज उठी। जैसे ही वह धुन कमरे में फैली, पूरा कमरा चीखों से भर गया। मैंने निगाह उठाई तो सामने कृतिका की जगह एक भयावह रूप खड़ा था। पूरी काली देह, उलझे बाल, लाल चमकती आंखें और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख। वह चिल्लाते चिल्लाते पलक झपकते ही गायब हो गई। मैं डर के मारे जड़ हो गया। हिम्मत करके फोन देखा तो पता चला कि असली कृतिका ही लगातार मैसेज कर रही थी। मैंने कॉल उठाया तो उसने तुरंत काट दिया और फिर मैसेज आया, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने बस लिखा, कुछ नहीं, क्योंकि जो अभी हुआ था उसे बताने की हिम्मत नहीं थी। मन कर रहा था कि तुरंत कमरे से निकल भागूं, लेकिन डर था कि सच बता दिया तो घर वाले, दादाजी, चाचा सब रिश्ता तोड़ देंगे। मैंने मन ही मन सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वहां 1 मिनट रुकना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को सामान्य दिखाते हुए कृतिका को व्हाट्सएप पर कुछ सामान्य बातें लिखीं और फिर मोबाइल पर हनुमान चालीसा चलाकर एक ओर रख दिया, सोचकर कि भजन की आवाज से वह चुड़ैल पास नहीं आएगी। डर बहुत था, पर सफर और दिन भर के काम की थकान के कारण कुछ ही देर में नींद आ गई। आधी रात को अचानक कमरे में किसी के चलने की आहट से नींद खुली। साथ ही घुंघरुओं के बजने जैसी आवाज भी आ रही थी। डर के मारे मैं उठ बैठा और सामने जो देखा वह मेरी सांसें रोक देने वाला था।
कमरे में दो पैर इधर उधर चल रहे थे, बेहद डरावने। और सबसे खतरनाक बात यह कि वे उल्टी दिशा में थे। शरीर का ऊपरी हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा था, केवल घुटनों तक पैर। मैं दहशत में स्टेयर करता रहा, तभी कमरे में तेज चीख गूंजी, इतनी भयानक कि मेरा दिल बैठ गया। मैंने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद माहौल बिल्कुल शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें थमजानाम डराना इन मर्न नानी नरिक तर्निन जनम शरणन कंतोदी खानोन कानो इलरना निकीनाम तर्नी कुखनम तकानेन नमाडोम। The fee is feini nachaman is senanam, the scrain and nachananam, Ihonan and our kunanam, Gunananasaman. Danry, the dead one, the quani damant, the quaidonon, Sunaniman, nonanan, Soyamaman, is fee samarnam, Inamon, Ekinanon, Genananon, Pulatinanon, Enananan, Kasanaman. Quinaman, Senanon, Pedidornum. खोली तो चारों ओर सन्नाटा था, कोई नहीं। समझ नहीं आया कि यह सपना था, भ्रम था, या सच में वो चीज मेरे कमरे में आई थी। घबराहट अभी भी वैसी ही थी, पर मजबूर होकर फिर लेट गया और बस भगवान से यही दुआ करता रहा कि किसी तरह रात जल्दी बीत जाए। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि बस कृतिका के घर वाले रिश्ता मंजूर कर दें और मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपने घर लौट जाऊं। फिर सब सच बताकर किसी तरह इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढूंगा। लेकिन डर ये था कि पता नहीं तब तक वो मुझे जिंदा छोड़ेगी भी या नहीं। इसी सोच में मैं कांपते हुए आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद अभी आई भी नहीं थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा जोर जोर से रो रहा हो। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरी सांसें अटक गईं। मैंने झटके से आंखें खोली, चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। मैं घबरा कर कंबल ओढ़ते हुए लेट गया। धीरे धीरे आवाज बंद हुई, पर दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा सीने से बाहर निकल जाएगा। तभी अचानक कमरे में किसी की मौजूदगी फिर महसूस हुई और जैसे ही मैंने नजर उठाई, वो चुड़ैल दीवार पर चिपकी हुई मुझे घूर रही थी। उसका सिर अजीब में घूम रहा था और चेहरा भयावह मुस्कान में बदल रहा था। मैं बुरी तरह कांप उठा। अगले पल वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गई और जब मैंने ऊपर देखा तो वो मेरे सिर के ठीक पास खड़ी थी, लाल आंखें चमकती हुई। वह धीमे लेकिन भयानक स्वर में बोली, तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना ही होगा, चलना ही होगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रूह जम गई। मैं घबराकर उसकी ओर देखने ही लगा था कि उसने अचानक मेरा गला पकड़ लिया। मैं छटपटाने लगा, सांस रुकने लगी, लेकिन वह तेज खतरनाक हंसी हंसते हुए गला छोड़कर पीछे हट गई। उसकी वो हंसी कमरे की दीवारों तक गूंज रही थी और मैं बुरी तरह कांप रहा था। पीछे आती नजर आई, दिल की धड़कन तेज हो गई और घबराहट में सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मुझे लगा अब तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए जैसे तैसे उठकर चीखते हुए नीचे आ गया। मेरी आवाज सुनकर कृतिका और घर वाले बाहर आ गए और मुझे इस हालत में देखकर सभी हैरान रह गए। मैंने घबराकर पीछे देखा तो चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दी। तभी कृतिका की चाची ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने कांपते हुए कहा कि ऊपर कमरे में चुड़ैल है, वो मुझे मारने आएगी। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कृतिका के पापा ने पूछा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, तो मैंने जोर देकर कहा कि सच कह रहा हूं, वो मेरे पीछे लगी हुई है। कृतिका बोली कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे आराम करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं ठीक हूं और सब सच्चाई है। तभी उसके ताऊ गुस्से में बोले कि कैसी बेहूदी बातें कर रहा हूं, क्या यह कहना चाहता हूं कि उनके घर में भूत प्रेत रहते हैं? मैंने कहा कि वो चुड़ैल मेरे पीछे है। मैं पूरी बात बता पाता उससे पहले ही दादाजी गुस्से में चिल्ला पड़े कि बहुत हुआ ड्रामा,
आधी रात को तमाशा कर रहा हूं। उन्होंने कृतिका के पापा से कहा कि यही लड़का चुना है बेटी के लिए। उन्हें तो मैं चालाक और नाटकबाज लग रहा था। बोले कल भी जानबूझकर देर से आया और अब यह सब कर रहा है ताकि रिश्ता टूट जाए। आजकल के लड़के ऐसे ही धोखेबाज होते हैं। यह सुनकर कृतिका बोली कि दादाजी ऐसा नहीं है, पर वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही दादाजी ने गुस्से में उसे चुप करा दिया और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, ध्यान से सुनो, यहां तुम मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो। ऐसी बेकार बातें बोलकर घर के और बच्चों के दिमाग में डर मत भरो, समझे? अब चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने फिर तेज आवाज में कहा, कल मेरे पोते का जन्मदिन है, उसे मना कर यहां से निकल जाना और यह भी भूल जाना कि मेरी पोती का रिश्ता तुमसे हो सकता है। मैं किसी ढोंगी और नाटक करने वाले लड़के से रिश्ता कभी नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कृतिका और उसके पापा समेत घर वाले भी परेशान हो गए। उसकी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से दादाजी कहा ही था कि उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जो मैंने कहा वही अंतिम है। तुम लोग चाहो तो अपनी मर्जी से रिश्ता कर लो, लेकिन अगर ऐसा किया तो मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये कहकर गुस्से में चल दिए। कृतिका के पिता मेरे पास आए और बोले, ये क्या कर दिया तुमने? कुछ भी था तो हमें बताते। बाबूजी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उनकी बात ही आखिरी होती है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। कृतिका रोते हुए बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मैं डरा हुआ वापस अपने कमरे में लौटा और जैसे ही अंदर आया फिर वही भयानक चीखें और डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। मैं कांपते हुए मन ही मन हनुमान चालीसा जपने लगा। मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में बोलने लगा तो कुछ देर बाद हंसी और चीखों की आवाज अचानक गायब हो गई। मैं खुद को कंबल में लपेटे कांप रहा था। ऊपर से दादाजी के इनकार ने दिल तोड़ दिया। आंखों में आंसू रुके नहीं। कृतिका को खोने का डर सबसे ज्यादा सताने लगा। मैं भगवान से बस यही मांग रहा था कि सब ठीक हो जाए और मुझे मेरी कृतिका वापस मिल जाए। इसी सोच में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और रात कट गई। सुबह उठते ही रात का सारा डर फिर याद आ गया और दिमाग पर बोझ भी कि दादाजी को कैसे मनाऊं। कमरे से बाहर आया तो चिंटू चाय नाश्ता ले आया, वहीं साथ था, पर बाकी घर वालों ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। थोड़ी देर बाद कृतिका मिली। मैं बातचीत करना चाहता था लेकिन वह गुस्से में बोली, मैंने कहा था दादाजी के सामने ऐसी हरकत मत करना, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब भ्रम था। तो फिर आधी रात को ऐसे तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मैं विनती करने लगा कि मेरी बात पर विश्वास करो, पर उसने सुने बिना ही बोल दिया कि अब उसे लगता है मैं सिर्फ नाटक कर रहा था, सच्चा प्यार नहीं। इतना कहकर वह नाराज होकर चली गई। मेरा मन टूट गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लगा कि भाग जाऊं यहां से, लेकिन फिर सोचा अगर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा और मैं कृतिका को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे खुद कुछ करना ही होगा। मैं कृतिका के दादाजी से बात करने गया, मगर उन्होंने गुस्से में साफ मना कर दिया और कहा कि शाम को पोते का जन्मदिन है, पूजा रखी है, उस समय कोई नाटक मत करना। उल्टा मुझे ही ताना दे बैठे कि मैं इसी रिश्ते से बचने के लिए ये सब कर रहा हूं। मैं समझा नहीं पा रहा था कि मैं सच बोल रहा हूं और कृतिका से कितना प्यार करता हूं। जैसे तैसे दिन बीत गया। शाम होते ही घर में पूजा की तैयारी शुरू हो गई। कृतिका के दादाजी आजकल की तरह पार्टी नहीं रखते थे, बल्कि भगवान की पूजा, प्रसाद और पास पड़ोस के बच्चों को भोजन करवाकर जन्मदिन मनाते थे। पंडित जी पूजा कराने पहुंचे, लेकिन जैसे ही दिया जलाया तुरंत बुझ गया। सब हैरान रह गए। दोबारा जलाया, फिर बुझ गया। माहौल अजीब हो गया। पंडित जी ने चारों ओर देखते हुए आंखें बंद की, कुछ मंत्र बोले और दादाजी की ओर मुड़कर कहा, इस घर पर किसी बुरी शक्ति का साया है। दादाजी चौंक गए। बुरी आत्मा? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा कि कोई दुष्ट शक्ति है जो पूजा रुकवाना चाहती है, इसलिए रुकावट डाल रही है। सब परिवार वाले सकते में आ गए। दादाजी ने घबराकर पूछा कि साफ साफ कहें क्या मामला है। तो पंडित जी ने माला फेरकर आंखें खोलते ही कहा, यह घर चुड़ैल के प्रभाव में है। इतना सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए और सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था। अब जब पंडित जी ने भी वही बात कही तो सबके चेहरे उतर गए। कृतिका के दादाजी घबरा कर बोले, चुड़ैल का साया? पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाया और सीधे मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि कल रात मैंने भी यही बात बताई थी।
पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने गुस्सा किया, जबकि मैं सच बोल रहा था। उन्होंने कहा कि इस घर पर वाकई चुड़ैल का असर है। वह दिख नहीं रही, पर आसपास मौजूद है। यह सुनकर पूरे परिवार पर सन्नाटा छा गया। दादाजी बोले कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पंडित जी ने आंखें बंद की, थोड़ी देर मंत्र बुदबुदाए, फिर आंखें खोलकर मेरी ओर देखते हुए कहा, वह इसे पीछा करते यहां तक आई है। जब तक इसकी जान न ले ले, वापस नहीं जाएगी। कल रात भी इसकी मौत का प्रयास हुआ था, इसीलिए यह डर कर नीचे भागा था। लेकिन तुम लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। यह तो इसकी किस्मत थी कि बच गया, वरना यह आज हमारे बीच न होता। उनकी बात सुनते ही मेरा डर कई गुना बढ़ गया। कृतिका का चेहरा भी सफेद पड़ गया। सब एक दूसरे को अविश्वास और दहशत से देखते रहे। तभी पंडित जी हमारी तरफ मुड़कर बोले, तुम दोनों उस दिन पहाड़ी पर गए थे ना? वहीं उस चुड़ैल ने इसे देख लिया था। कभी वह भी जीवित लड़की थी, किसी युवक से प्रेम करती थी। पंडित जी आगे बोले कि उस लड़की को जिस युवक से प्रेम था, उसी ने उसे धोखा दिया, और जब वह बिना विवाह के मां बनने वाली थी, तो समाज के डर और घर वालों की शर्म से उसने उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान एक दे दी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। बाद में उसने बदले में उस लड़के को भी मार दिया, पर लोगों ने मौत को आत्महत्या समझा, जबकि असली कारण वही चुड़ैल थी। मगर बदला लेने के बावजूद उसे शांति नहीं मिली और वह सच्चे प्यार की तलाश में भटकती रही। जब उसने तुम दोनों का प्यार देखा, तो तुम पर उसकी नजर पड़ी और वह तुमसे आकर्षित हो गई। पंडित जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें पाने की चाह में वह उसी दिन से तुम्हारे पीछे लग गई। पहले तुम्हारे घर गई, फिर यहां तक तुम्हारा पीछा किया। उसने तुम्हें डरा कर मारने की कोशिश भी की, पर सफल नहीं हो पाई। रास्ते में जिस तरह छलावा कर तुम्हारे पास आई, वही सब उसने दोहराया। पंडित जी ने जो कुछ मेरे साथ रात और रास्ते में हुआ था, सब एक एक कर बता दिया और कहा कि बस वह मौका ढूंढ रही है कि तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जा सके। यह सुनकर मैं पूरी तरह सिहर उठा। घर वालों के भी हाथ पांव ढीले पड़े। डीडीएच गए। कृतिका रो पड़ी। उसकी नजरें मुझ पर ही थीं और आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तब दादाजी ने पंडित जी की ओर देखते हुए कहा, महाराज, कुछ उपाय बताइए, इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? आखिर यह हमारा नहीं, किसी और का बेटा है। दादाजी ने घबरा कर कहा कि अगर इसे कुछ हो गया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए कोई उपाय करो ताकि वह चुड़ैल इसे हमेशा के लिए छोड़ दे। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि चुड़ैल है। एक ऐसी औरत की आत्मा जिसने धोखे के बाद अपने अजन्मे बच्चे संग जान दे दी थी। ऐसी शक्तिशाली आत्माओं का सामना करना बेहद कठिन होता है, लेकिन अभी इसके साथ कुछ अनहोनी होने से पहले ही उपाय करना पड़ेगा। इसी वक्त उसे यहाँ से हटाना होगा, ताकि जब तक यह लड़का यहाँ है वह नुकसान न कर सके। आगे का उपाय बाद में देखा जाएगा। ये कहते ही पंडित जी ने गायत्री मंत्र का जाप शुरू करवाया। जैसे ही मंत्रोच्चार आरंभ हुआ, पूरे घर में मानो तूफान उठ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, सामान गिरने लगा। उसी समय छत पर लगा बड़ा झूमर जोर से टूटकर पंडित जी के सिर पर गिरा। वो बुरी तरह घायल हो गए। सब लोग घबराकर उनकी मदद करने दौड़े, लेकिन तभी पूरे घर में भयानक चीखें गूंजने लगीं। माहौल कांप उठा। सब डरकर बाहर भागने ही वाले थे कि मुख्य दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया और चारों ओर से डरावनी रुलाई सुनाई देने लगी। डर इतना बढ़ गया कि मेरी रूह कांपने लगी। तभी अचानक लगा जैसे वह चुड़ैल बिना दिखे मेरे पास आई हो और मेरे गले पर कसकर हाथ रख दिया हो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने गला पकड़ा हुआ है। मैंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने मुझे हवा में उठाकर जोर से फेंक दिया। मैं डर से कांप उठा। वो बार बार मुझे हवा में उछालकर दीवारों की तरफ पटक रही थी और उसकी चीख कान फाड़ देने जैसी थी। मेरी हालत देखकर घर वाले और कृतिका मेरी तरफ भागे, मगर चुड़ैल ने उन्हें भी जोर से धक्का देकर गिरा दिया। अगले ही क्षण उसने फिर मुझे दीवार की ओर फेंक मारा। सीने पर भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो, और मैं दर्द से तड़पने लगा आज सबके सामने वो मुझे खत्म कर देगी। वहीं उसकी दहाड़ भरी हंसी कमरे में गूंज रही थी। बच्चे बेहोश हो रहे थे। कृतिका की चाची भी गिर पड़ी। चुड़ैल मेरे खून तक पीने को झुकी तो मैं छटपटाने लगा। तभी घायल पंडित जी लड़खड़ाते हुए उठे। मंत्र पढ़ते हुए पूजा के लिए रखा हुआ गंगा जल पूरा मेरे ऊपर उंडेल दिया। पानी लगते ही एक भयानक चीख गूंजी। काला धुआं कमरे में फैल गया और तेजी से बाहर निकल गया।
मेरी सांस अटक रही थी, दिमाग सुन्न पड़ गया और वहीं बेहोश हो गया। होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। सभी आसपास खड़े थे। कृतिका के दादाजी मेरे पास आए और नरम स्वर में बोले, अब कैसे हो बेटा? मैंने धीमे से कहा कि ठीक हूं। उनका बदला हुआ व्यवहार मुझे अजीब लगा, मगर दिल को सुकून भी हुआ कि शायद अब रिश्ता बनने की उम्मीद है। तभी उन्होंने कहा, हमें माफ कर देना बेटा, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात पर विश्वास कर लिया जाता तो ये सब न होता, और अगर पंडित जी ने सच न बताया होता तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। तब वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। अब सब मेरे पास बैठकर बात करने लगे और मैं अंदर ही अंदर खुश था कि अब शायद कृतिका मुझे मिल जाएगी। हालांकि रात की घटनाएं याद आते ही मन अभी भी डर से कांप उठता था। कुछ देर में सब मुझे घर वापस ले गए, जहां पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर में दिन के उजाले में गंगा जल का छिड़काव किया। उनका कहना था कि रात में चुड़ैल ज्यादा शक्तिशाली होती है, मगर दिन में उसका असर कम रहता है और गंगा जल व मंत्रों से वह घर के भीतर नहीं आ सकेगी। फिर उन्होंने मेरी और कृतिका की ओर देखकर कहा कि दोनों की शादी जल्दी करवा देना ही बेहतर है, क्योंकि पत्नी की आयु पति से जुड़ जाती है और विवाह के बाद बुरी आत्माओं का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। यह सुनकर सबकी नजर दादाजी पर हाजान सन्नान नेनी ननयोनान इच्छनानेकुम Eri Seaman Dari Hana Eno Winkhasan or Surinin Resinanin Surnain Neona Wankinanan but a kinanan one Avananin the one some of the Shadiludinen Sodi Javero Nieranam Kidermat Semernam Gacredium Egidum Nisismin Nisin Nornanum Monahanum and one Cernin Antinanakidum Cornana one Denamin Dadamrekanoam Denane Antilanum Kanananum Kanadim Marinamanum Inanimum City Yuri the Water Rock and Summer the Rendranum Nanefer Uwarma Inwasinum Navar Surikian Edimene Wake Kananasun the Mananomain Kinanamain Kinakanana Nanamana Kananan Turncho Nanan नानन नानन नान गई। और दादाजी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि उन्हें पहले गलत फहमी हुई थी, पर अब लगता है कि कृतिका के लिए मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। ये सुनते ही हम सब बहुत खुश हुए। उसी समय पंडित जी के कहने पर हमें मंदिर ले जाया गया और वहीं तुरंत हमारी शादी करवा दी गई। कैसे भी, पर मैं और कृतिका एक दूसरे के हो गए। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। फिर हम घर लौटे, गृह प्रवेश हुआ, लेकिन रात ढलते ही कल की घटनाएं याद आकर सभी के मन में फिर डर घर करने लगा। हालांकि घर में गंगा जल छिड़का जा चुका था और दरवाजे पर मंत्र लिखे गए थे ताकि चुड़ैल प्रवेश न कर सके, फिर भी बेचैनी बनी रही। रात को भोजन के बाद कृतिका मेरे साथ कमरे में थी। वो रोते हुए बोली कि उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे गलत समझा। मैंने उसे समझाया कि जो हो गया उसे भूल जाओ, भगवान का आशीर्वाद है कि सब सही हो गया और अब हमारी शादी भी हो चुकी है। कृतिका ने आंसू पोंछे और हम बात कर रहे थे कि अचानक बाहर से बेहद तेज रोने चीखने की आवाज आई, जैसे कोई औरत जोर जोर से विलाप कर रही हो। कृतिका घबरा कर बोली कि कौन रो रहा है, घर में सब ठीक तो है, और बाहर देखने दौड़ पड़ी। मैंने रोकना चाहा लेकिन वह छज्जे तक पहुंच गई। वहीं सड़क के दूसरी ओर वहीं चुड़ैल खड़ी थी। वह आकाश में अजीब तरह से झूलती हुई हमारे तरफ घूर रही थी। उसे देखकर कृतिका चीख पड़ी और डर से कांपते हुए बेहोश हो गई। आवाज सुनकर परिवार वाले भी छत पर आ गए और अब सबको वो चुड़ैल साफ दिखाई देने लगी थी। मैंने कृतिका को उठाकर कमरे में लिटाया, पानी के छींटे दिए तो उसने होश पाया, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि उसकी सांसें तेज चलने लगीं। सभी ने उसे ढाढ़स बंधाया कि चुड़ैल घर के अंदर नहीं घुस पाएगी, बस बाहर से डराती रहेगी। पर कृतिका को मेरी जान की पड़ी थी, क्योंकि पंडित जी पहले ही कह चुके थे कि वह चुड़ैल मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मेरा अंत न कर दे। वह रोने लगी। मुश्किल से सबने उसे शांत कराया।
उस रात भी चुड़ैल ने घर में घुसने की भरपूर कोशिश की, पर मंत्र और गंगाजल की वजह से दरवाजे पार न कर पाई। लेकिन बाहर से चीखें, डरावनी आवाजें, हंसी, सबने रात को नर्क जैसा बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज सिर्फ हमें ही सुनाई दे रही हो। किसी ने जो सहा वो सिर्फ हम समझ सकते थे। रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह हम अपने घर लौट आए। परिवार ने हमें अचानक शादीशुदा देखकर तो खुशी जताई, लेकिन चेहरों पर डर और थकान देखकर सब परेशान हो गए। जब उन्हें सारा किस्सा बताया गया तो सब सहमे रह गए और तय किया कि सुबह होते ही किसी तांत्रिक के पास ले जाया जाएगा। बस आज की रात काटनी है, जो कि सबसे भयानक निकली। रात में कृतिका नीचे माँ के पास थी, जबकि मैं ऊपर कमरे में। तभी दोस्त का फोन आया तो मैं बाहर रेलिंग पर जाकर बात करने लगा। कॉल खत्म कर वापस लौटा तो देखा कृतिका कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर झांक रही थी। मैं उसके करीब जाकर बोला, कृतिका। उसने धीमी डरावनी मुस्कान दी, हाथ मेरे गले में डाल दिए और बोली, क्या हुआ? मैं कुछ कह पाता तभी आईने में नजर गई, पर उसमें कृतिका नहीं, वही चुड़ैल दिख रही थी। आईने में चुड़ैल का प्रतिबिंब देखकर मेरा खून जम गया। मैंने डरकर उसके पैरों की ओर नजर डाली तो वे उल्टे थे। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसकी भयानक हंसी गूंजी और पल भर में वह मेरे सामने प्रकट हो गई। उसने जोर से धक्का देकर मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मेरी चीख गले में ही अटक गई। वह मेरे सीने पर चढ़ गई और डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में आना ही होगा, तुम अब मेरे हो। अगले ही पल उसने मेरी गर्दन में दांत गड़ा दिए और खून पीने लगी। मैं दर्द से तड़प रहा था। आवाज निकल नहीं रही थी, न ही हनुमान चालीसा याद कर पा रहा था। बस मौत का इंतजार सा महसूस होने लगा। तभी अचानक चुड़ैल जोर से चिल्लाई और मेरे ऊपर से हटकर कमरे में तड़पने लगी, जैसे उसे किसी ने जला दिया हो। मैंने घबराकर दरवाजे की ओर देखा तो कृतिका वहां खड़ी थी। चुड़ैल उस पर झपटने लगी, पर वह करीब नहीं जा पाई। तभी कृतिका ने हिम्मत कर वहीं मंदिर वाली चुनरी चुड़ैल पर डाल दी। चुनरी पड़ते ही वह दर्द से चीखने लगी, छटपटाती रही, पर उससे छुटकारा ना पा सकी और कुछ ही पलों में काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसके जाते ही कमरे में अजीब सी शांति छा गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मेरी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था। कृतिका दौड़कर मुझसे लिपट गई और घर वालों को आवाज दी। कुछ ही देर में सब ऊपर आए। मेरी हालत देखकर सन्न रह गए। कृतिका ने पूरी घटना बताई तो उनके चेहरे उड़ गए। मम्मी तो डर और सदमे में रोने लगी। माँ रोते हुए पापा से बोली कि कुछ उपाय करो, नहीं तो चुड़ैल हमारे बेटे की जान ले लेगी, और वे फूट फूट कर रो पड़ी। पापा भी घबराए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी उन्हें कुछ याद आया और तुरंत बोले, चलो। फिर वो हमें साथ लेकर पड़ोस में रहने वाले दूसरे पंडित जी के पास गए। उन्होंने सारी बात सुनकर आश्वासन दिया कि देवी माँ की चुनरी चुड़ैल पर पड़ी थी, इसलिए वह जलकर नष्ट हो चुकी होगी और अब लौट कर नहीं आएगी। हम थोड़ा संभले और वापस घर आकर रात भर परिवार के साथ एक ही जगह बैठे रहे। कोई सो नहीं पाया, सबके दिल में भय अभी भी था। सुबह होते ही पिताजी ने घर पर रामायण पाठ करवाया ताकि कोई नकारात्मक शक्ति वापस ना आ सके। समय गुजरते गुजरते डर कम हुआ और फिर वैसी घटना कभी नहीं दोहराई गई। आज मैं और कृतिका अपनी जिंदगी में परिवार के साथ खुश हैं, पर वह रात, वह अनुभव, वह चुड़ैल आज भी याद आते ही दिल दहल जाता है, और यह भयावह घटना शायद हम सभी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।